गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग श्रोद्र श्रुति एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर है, क्लियर है? अगर शुरुआत करें क्लास की। वेरी वेरी गुड इवनिंग। और लास्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस कर रहे हैं अब तक वो एक फॉरेन ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में करेंसी डिवैल्यूएशन के बारे में बात की थी। उसके अलावा कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी के बारे में बात की थी। फॉरेक्स रेट कैसे डिटरमाइन किया जाता है इस बारे में बात की। फॉरेक्स रिजर्व इससे पहले हम कर चुके थे। कि मैंने कहा था ना 3 से 4 क्लास का टॉपिक है भाई, आराम से चलना पड़ेगा, सब कुछ कवर करना है तो एफर्ट्स दिखाने पड़ेंगे अपने। अब यहाँ एक बात सीखने की है कि हम जब विदेशी व्यापार करते हैं तो बहुत सारे देशों को आपने देखा होगा कि वो व्यापार करने को ज्यादा फॉलो नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। बहुत कम ऐसी कंट्रीज है लाइक दुनिया के अंदर, लेकिन फिर भी एक कॉन्सेप्ट तो है अपने आप में कि जैसे नॉर्थ कोरिया है या दुनिया के बाकी देश या फिर इंडिया की बात करें या दुनिया के किसी भी गरीब देश की बात करें तो आप देखोगे वहां पर वो फॉरेन ट्रेड को पसंद नहीं करते, बहुत ज्यादा नहीं करते। क्योंकि उनको ये लगता है कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज और उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, वो छोटे देशों को, उनकी छोटी कंपनियों को खत्म कर देंगी, नष्ट कर देंगी, समाप्त कर देंगी, नुकसान पहुंचाएंगी। क्योंकि जो बड़ी कंपनीज है, जैसे एक कहावत है ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार से जो बड़ी कंपनीज हैं उनके कंपटीशन को फेस नहीं कर पाती छोटी कंपनियां, और इस कारण से वो बंद हो जाती है। इसलिए हम आजकल एक नए टर्म को देखते हैं, इकोनॉमिक स्लेव। भाई गुलाम आपने सुने हैं ना, गुलाम होते हैं। अब गुलाम का मतलब है फिजिकली गुलाम होना कि भाई वो कह रहा है ये काम करो तो हम करेंगे। एक होता है इकोनॉमिक स्लेव होना, यानी हमारी इकोनॉमी पर कंट्रोल किसी और का हो जाना। और ऐसा आजकल हमें कई बार देखने को मिलता है। जैसे चाइना का एक बड़ा कंट्रोल हमारी इंडियन इकोनॉमी पर है, जैसे अमेरिका का बहुत सारे देशों की इकोनॉमी पर है, भारत पर भी उसका काफी इंपैक्ट है, या बहुत सारे छोटे छोटे गरीब देशों में भी हमारा कंट्रोल हो सकता है, नो डाउट। लेकिन ये वो वाले गुलामी नहीं है जो अब तक हम देख रहे थे। ये वो गुलामी जो इकोनॉमी के है कि अगर आप मतलब युद्ध वगैरह की स्थिति है, बायकॉट करते हो, तो ऑब्वियस है वो अपनी इंपैक्ट करेगी और उसकी वजह से इकोनॉमी में बड़ा लॉस होगा, गरीबी बेरोजगारी होगी। सरकार को कई बार ना इस इकोनॉमी की वजह से झुकना पड़ता है। मैं हमेशा बार बार ये कहता हूं, जिससे हमारे कई दुश्मन हैं, 2 मुख्य दुश्मन हैं, चीन और पाकिस्तान। लेकिन दोनों के साथ हमारा बिहेवियर अलग अलग है, दोनों के साथ हमारा जो रिलेशन है वो भी अलग अलग है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी इंपैक्ट होता है इंडिया पर, तो हम उसका जवाब बहुत अच्छे से दे पाते हैं। हम उसी एक बड़ी इकोनॉमी है, मेजर इकोनॉमी है हमारी उनके कंपैरिजन में, और हम उनका बायकॉट करते, उनको बड़ा नुकसान पहुंचता है अगर इंडिया सामान ना भेजे तो। लेकिन जब चीन के साथ हमारा बिहेवियर है तो हम कुछ अलग नजर आता है। चीन, कई बार गलवान का इश्यू होता है, बहुत सारे अरुणाचल प्रदेश में इश्यू होता है, कई बार उत्तराखंड को लेकर इश्यूज होते हैं, लेकिन फिर भी हम लगातार उनसे व्यापार करते हैं, कोई बायकॉट नहीं करते हैं जनरली। और हमारी प्रधानमंत्री भी मुझसे मुलाकात करते हैं, इस साल भी मुलाकात की, वो भी इंडिया आ जाते हैं। सब कुछ एक तरफ चल रहा है लेकिन व्यापार अलग चल रहा है। पाकिस्तान के साथ ऐसा होता है तो व्यापार भी खत्म, हर तरह का रिलेशन लगभग खत्म हो जाता है। अब मेरी बात समझना, शिवरमन वो एक ही कमेटी थी, एक ने उधर फुल कर दिया था, इधर पार्शियल कर दिया था। मैं आपको बताऊंगा शिवम भाई। तो आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है, ये इकोनॉमी स्लेव, क्योंकि हम चाइना पर डिपेंडेंट हैं। अगर हम अपनी इकोनॉमी से चाइना को अचानक से आउट कर देंगे ना, तो आप सोचिए कि इंडिया की इकोनॉमी में बहुत सारे बदलाव नजर आएंगे, नुकसान नजर आएंगे। क्योंकि इंडिया में हर चीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो बन रही है ना, चाहे उसका मटेरियल इंडिया चाइना से आ रहा हो, चाहे वो प्रोडक्ट ही चाइना से आ रहा हो, टेक्निक आ रही हो उसके बनाने में, बाकी चीजें आ रही हो चाइना से, पर चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। इसीलिए चाइना दुनिया भर के देशों पर अपना कंट्रोल करने के लिए एक स्ट्रेटेजी फॉलो करता है, उसे कहते हैं डंपिंग। बहुत ध्यान से पढ़ना। अब देखोगे कि चाइनीज प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में क्यों नजर आते हैं सर। हम ये देखते हैं कई बार कि चाइना के प्रोडक्ट बहुत सस्ते होते हैं। अब ये सस्ते होने की वजह से इंडियन मार्केट में जब हम लोग खरीदने जाते हैं और सस्ते मिलते हैं हमें, तो हम ऑब्वियस से इंडियन प्रोडक्ट महंगे और चाइनीज सस्ते हैं, हम चाइनीज प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, और धीरे धीरे हमारी मार्केट के ऊपर चाइना का कंट्रोल बनता है। ये जो स्ट्रेटेजी होती है ना, आप बिल्कुल वैसे समझिए जैसे जियो ने स्ट्रेटेजी फॉलो की थी अपने कॉम्पिटिटर को खत्म करने के लिए। जियो ने शुरुआत में फ्री में प्रोडक्ट दिए थे,
अब जियो ने फ्री में रिचार्ज था, डेटा पैक दिया जा रहा था, सब कुछ हो रहा था, और हमने देखा बहुत सारी कंपनीज सब के सब जियो में ट्रांसफर हो गए। अब उन कंपनीज के पास उनके जो कस्टमर है वो नहीं रहे, उनके पास इतना बजट भी नहीं था कि वो अपने खर्चों को बहुत कम कर सके, और इस वजह से वो कंपनीज बंद हो गई। अब मार्केट में जब बहुत कम कंपनियां बची हैं तो आप कहोगे क्योंकि मार्केट पे जियो का एक बड़ा कंट्रोल है, इस वजह से उसने अब रेट बढ़ाने शुरू कर दिए। शुरू में खुद को नुकसान पहुंचाकर लेकिन कॉम्पिटिटर को आउट करा। ये कैसी रणनीति, इसे कहते हैं चीप प्राइस पॉलिसी। क्योंकि इस चीप प्राइस पॉलिसी में क्या होता है, कॉम्पिटिटर को हटाने की कोशिश होती है। और ऐसे ही जब ये इंटरनेशनल लेवल पर होता है तो इसे डंपिंग कहते हैं। आप इसे एक बार नोट करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है लिखते लिखते आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। एक बार इसे नोट कर लीजिए, डंपिंग क्या होती है, चाइना इंडिया में डंपिंग करता है, ये बात समझ में आई या नहीं। चलिए भाई, चलिए भाई, बात समझ पा रहे हैं आप मेरी। टू सेल प्रोडक्ट एट लो प्राइस इन अदर कंट्रीज, अभी अदर कंट्रीज में, विदेशों में, फॉरेन में, ओवरसीज मार्केट में, तो इसी को बोलते हैं डंपिंग। ऐसा चाइना करता है मोस्टली, बाजार पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए। ये इंटरनेशनली टर्म यूज होती है, और इसे मैंने कहा आपसे, इसी को हम चीप या अफोर्डेबल प्राइस यानी इसे सस्ती कीमत नीति भी कहते हैं। इसे सस्ती कीमत नीति भी कहा जाता है। चलिए, बात समझ पा रहे हैं आप मेरी, सभी का लगभग डन भी हो गया है। तो ये कॉम्पिटिटर को आउट करती है। और ये सस्ती कीमत नीति क्या करती है, तो ये आउट करती है कॉम्पिटिटर को, यानी प्रतियोगिता से बाहर करती है। अब मेरी बात समझना। तो आप कहेंगे सर बहुत सारे देश क्यों नहीं करना चाहते, क्यों उनको ऐसा लगता है कि हमें इंटरनेशनल ट्रेड पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर डील नहीं करनी चाहिए, यानी वो ग्लोबलाइजेशन को फेवर नहीं करते हैं। कन्वर्टेबिलिटी नहीं है भाई, बाकी सौम्यजीत कहां है कन्वर्टेबिलिटी, वो अभी मैंने कहा था वो बाकी है कि वो करंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट, वो भी आएगा बाद में, सब कुछ आएगा अपने आप। अभी बस आप बात समझिए। अब ये सारी चीजों को मैं जोड़कर पढ़ाऊंगा आपको एक साथ, आप टेंशन मत लीजिए अभी, पर एक एक बात को याद रखना है आपको। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, एक रणनीति है हमारी, जैसे एक रणनीति ये है हमारी कि भाई हमें व्यापार करना चाहिए, है ना, टू प्रमोट द फॉरेन ट्रेड। एक रणनीति ये कि नहीं, कि हमें फॉरेन ट्रेड को प्रमोट नहीं करना है, बल्कि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है। अब देखो, बहुत सारी कंट्रीज क्या करती है, इस टर्म को बोलते हैं प्रोटेक्शनिज्म। टर्म बोलो क्या है, प्रोटेक्शनिज्म, यानी प्रोटेक्ट करना है, संरक्षणवाद है, संरक्षण करना है।
इसका मतलब ये होता है कि हमें अपनी कंपनीज, घरेलू उद्योग जो है हमारे, फॉरेन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द कंपटीशन ऑफ इंटरनेशनल। तो ये जो करने की रणनीति होती है ना, इसे प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, इसे 92 से पहले इंडिया भी करता था, 91 उससे पहले तक मैंने कहा आपसे, तो काफी प्रोटेक्ट करके इंडिया चलता था। क्योंकि आप देखेंगे कि अगर कोई गरीब देश है, मैंने कहा जिस तरह से बड़ी कंट्रीज और उनकी कंपनीज आकर छोटी कंपनीज को खत्म कर देती हैं, इसलिए आप प्रोटेक्शन करते हो। अब आप क्या कर सकते हो, सोचिए जरा ध्यान से। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अभी इंडिया में क्या हुआ है, 1 नवंबर 2023 से, यानी कि लगभग 1 साल होने वाला है, हो चुका है कह लीजिए। इंडिया ने करा, जो हमारे लैपटॉप्स हैं, जो हमारे टैबलेट्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक जो टैबलेट्स होती है, और जो हमारे पीसी पर्सनल कंप्यूटर है, अब इनका जो हम इंपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियस इंपोर्ट करते हैं हम इन चीजों का, विदेशों से आती हैं ये चीजें हमारे देश में। अब हम इनका इंपोर्ट करते थे, सरकार ने एक रूल बना दिया कि इसका इंपोर्ट अब हर कोई नहीं कर सकता। 1 नवंबर 2023 से इंपोर्ट करने के लिए आपको एक इंपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा, और जिसके पास ये लाइसेंस होगा, इंपोर्ट करने का लाइसेंस होगा, वही इंपोर्ट कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएंगे। अभी तो क्या था, मुझे चाहिए अमेरिका से कोई चीज, मैंने ऑर्डर कर दिया, अमेरिका से इंडिया पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जिसके पास इंपोर्ट लाइसेंस होगा वही करेगा, बाकी नहीं करेंगे। अब आपको इससे क्या नजर आ रहा है, आप कहोगे सर जब ये इंपोर्ट लाइसेंस लगा दिया तो एक तरह का प्रतिबंध लगा दिया। ये प्रतिबंध है एक प्रकार से, क्योंकि अब क्या होगा, जितना इंपोर्ट पहले हो रहा था लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर का, अब पहले के मुकाबले ये कम होगा। अब देश में डिमांड तो है, लेकिन इंपोर्ट कम होगा, विदेशों से सामान कम आएगा। अब जब विदेशी कम आएगा, इसका मतलब यह है सर, अब डिमांड को पूरा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, डोमेस्टिक वालों की जरूरत पड़ेगी। यानी डोमेस्टिक कंपनीज को प्रमोट करने के लिए, डोमेस्टिक लैपटॉप, टैबलेट, पीसी को प्रमोट करने, उन कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक प्रतिबंध लगा दिया, और वो प्रतिबंध ये था कि इंपोर्ट वही करेगा जिसका लाइसेंस होगा। बात समझ पा रहे हो? एक प्रतिबंध ऐसे भी होता है, जैसे मान लो मैं कहूं कि आपसे ये कहा जाए कि इंपोर्ट कोटा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए सरकार ये नहीं कहती, बल्कि ये कह देती कि इंपोर्ट का एक कोटा होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल कि 1 साल में 1 लाख, मान लीजिए एग्जांपल कि 1 साल में 1 लाख जो है लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी ही इंडिया में इंपोर्ट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब मान लीजिए डिमांड है 2 लाख, 3 लाख की, और हो रहे सिर्फ 1 लाख इंपोर्ट। कोटा लगा दे, लिमिट लगा दी, इससे ज्यादा होगा ही नहीं। अब बाकी की डिमांड कौन पूरी करेगा? फिर इंडियन डोमेस्टिक वाले जो है वो पूरी करेंगे। ये भी एक तरह से प्रतिबंध हो गया ना भाई। जो फ्लो आ रहा था उसको रोक दिया अचानक से। भाई 2-3 लाख आ रहे थे मान लीजिए साल के लैपटॉप, अब वो 1 ही लाख आ पाएंगे, लिमिट लगा दी गई। या आप ये कह सकते हो कि एक काम करते हैं कि भाई सरकार ने ये कहा कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है करो इंपोर्ट, कोई बात नहीं, इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है, जो ड्यूटी लगती है, वो इंक्रीज कर दी। अब इससे क्या होगा भाई, इंपोर्ट पर ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी, टैक्स बढ़ा दिया, तो लैपटॉप जो होंगे, पीसी जो होंगे, वो महंगे हो जाएंगे। अब जब ये बहुत महंगे हो जाएंगे, पहले ऐसा ही होता था हमारे देश में, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं समझना। हमारे देश में एक समय ऐसा रहा है 250% टैक्स लगा है, 250% तक। अब जरा अंदाजा लगाइए, 100 रुपए की चीज पर 250% टैक्स लगा दिया जाए तो वो 350 की हो जाएगी। जो चीज होनी चाहिए 100 रुपए की, टैक्स लगाकर 120 की, 130, 150 की, सरकार ने इतना टैक्स लगाया उस पर कि 350 की हो गई। अब क्या होगा इससे? आप कहोगे सर इससे ये होगा कि इतना महंगा जब विदेशी सामान होगा तो विदेशी वाला हम खरीदेंगे ही नहीं, फिर तो इंडिया वाला खरीदेंगे। वैसे तो इंडिया वाला महंगा पड़ता था, अमेरिका का या विदेश का सस्ता था, टैक्स लगा के अमेरिका वाला महंगा हो गया। इससे क्या होगा बताओ? जब बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा तो इससे भी इंपोर्ट कम हो जाएगा, और फिर इंडिया वाले। तो ये तरीके होते हैं, इन्हें बोलते हैं प्रतिबंध, इन्हें कहते हैं बैरियर। यानी आपने क्या करा, फॉरेन ट्रेड को रोकने की कोशिश करी है किसी तरह से, जिसमें टैक्स के मामले आ जाते हैं। क्योंकि टैक्स को बोलते हैं टैरिफ, बहुत ध्यान से समझना, टैक्स को ही क्या बोलते हैं, टैरिफ। तो ये तो टैरिफ बैरियर हो गया जिसमें टैक्स का मामला है। इसमें टैक्स नहीं लगाया बल्कि कोटा या लाइसेंस लगा दिया, इसे नॉन टैरिफ कहते हैं।
तो ये जो रणनीति अपनाती हैं कंट्रीज, वो इसलिए अपनाती है कि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना हो जाए दूसरों पर, इसलिए अपनी कंट्रीज को चलाना है। तो अब एक देश की सरकार क्या चाहती है? उस देश की सरकार, उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो इन दोनों को बैलेंस करके चले, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं करोगे ना, तो फिर आप क्या करोगे? आप या तो अपनी इंडस्ट्री को ग्रो नहीं कर पाओगे अपनी, या फिर आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे दूसरों पर। हमें दोनों काम करने हैं, इकोनॉमी को ग्रो करना भी है और अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट भी रखना है, दूसरों पर डिपेंड नहीं होने देना। यह सरकार की रणनीति है। तो जो लोग ये कह रहे हैं नहीं ओपन बहुत अच्छा है, व्यापार करना चाहिए, ग्लोबलाइज, उनके लिए एक एग्जांपल है भाई, ग्लोबलाइजेशन इतना अच्छा है। सरकार ने अभी 2023 में प्रतिबंध क्यों लगाया? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ कमियां भी तो है ना उसकी, उसको ध्यान में रखना जरूरी है। अच्छा, मजा आ रहा है या नहीं पढ़ने में, समझाना, मुझे बताना। और काफी चीजें आपके लिए बेहतर होंगी मैं उम्मीद करता हूं। रजनी, सौम्यजीत, अंजलि, ललित, जितने लाइव है इस समय, मैं चाहता हूं कि बात समझ आ रही है। देखो मैं हमेशा कहता हूं, ये मत सोचिए कि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में जो आएगा वो अलग मैटर है। अगर बात आप तक समझ में आ रही है, ऐसे नहीं कि इररिलेवेंट पढ़ा देंगे तो कुछ भी होगा, लेकिन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जब सवाल आपकी स्क्रीन पर होगा ना, और आप सोच रहे होंगे उसके बारे में, आपके पेपर पे होगा सवाल और आप सोच रहे होंगे, तो आपको ये सारी बातें जो आपके दिमाग में है ना अभी अलग अलग, ये सीखकर ही आप उसका आंसर करते हो। भाई इस बड़े लेवल के एग्जाम को ना आप सीधे फैक्ट रट कर चले गए कि मैंने 500 फैक्ट रट लिए, चलो एग्जाम देने चलते हैं, ये नहीं हो सकता। आपको बातों को सीखना पड़ेगा। भाई पहले एक बार यस का कमेंट करो कि ये बात तो समझ में आ रही है कि सर ये किस तरह से चल रहा है। बहुत बढ़िया, चलिए अब लिखिए, आराम से लिखिए।
तो इसका मतलब है देश के घरेलू उद्योगों को इंटरनेशनली कंपटीशन से बचाना, संरक्षण देना। अच्छा, प्रतिबंध दो प्रकार के हैं, मैंने कहा एक में टैक्स वगैरह लगा के कस्टम यानी इंपोर्ट ड्यूटी हाई कर दो आप, और एक में कि लाइसेंस या कोटा लिमिट लगा दो जिससे कि उसकी फिजिकली क्वांटिटी जो है वो बैन हो जाए। एक में प्राइस हाई हो जाएंगे, मॉनेटरी इशू है वो। बात क्लियर है भाई यहां तक? ठीक है भाई, क्लियर है यहां तक? तो जनरली दो प्रकार के प्रतिबंध। डन हो गया, बहुत बढ़िया। मैं एक एक सवाल भी कराऊंगा, आप जानते हो। अच्छा, हम इसी बात को कई बार कैलकुलेट भी करते हैं भाई कि हमारी जीडीपी कितनी ओपन है। अच्छा, जो व्यापार करते हैं, मैंने कहा जो व्यापार करते हैं वहां पर ये रूल होता है ना भाई, हमारी इकोनॉमी कितनी ओपन है। तो इसको कैसे निकाला जाए, इसको कैसे कहा जाए कि हमारी इकोनॉमी कितनी ओपन है? भाई अमेरिका कह रहा है हमारी इकोनॉमी ज्यादा ओपन है, रशिया कह रहा है नहीं हमारी इकोनॉमी ओपन है। आप बताओ कैसे कर रहे हैं, जो आपके दिमाग में आए। हेलो, चलिए बताइए भाई। तो ये बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आप कहोगे देखो हम क्या करें। देखो ओपननेस, खुलापन, कोई भी इकोनॉमी का खुलापन है कि भाई एक तो इसका मतलब खुली अर्थव्यवस्था ओपन है। तो आप ये देखो उसकी जीडीपी कितनी है और उसका व्यापार कितना, मतलब उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना है। जितनी उस देश की जीडीपी है, नंबर ऑफ काउंट नहीं कर सकते, नंबर रिकाउंट नहीं कर सकते, उसका फॉरेन ट्रेड कितना है और उसकी जीडीपी कितनी है। अब जैसे आप कहोगे सर अमेरिका है, अब बड़ी अर्थव्यवस्था है तो बड़ा फॉरेन ट्रेड होगा। नेपाल छोटा सा देश है तो फॉरेन ट्रेड भी। तो उसकी जीडीपी का रेशियो निकालो, उस देश की जीडीपी यानी ओवरऑल टोटल इनकम कितनी है देश की और उसका फॉरेन ट्रेड, एंड देन देखो कि वो कितना ओपन है। जिसकी ज्यादा रेशियो बनेगा वो ज्यादा ओपन होगा, इसका मतलब कि उस इकोनॉमी में ज्यादा इंपैक्ट है उस बात का। ठीक है। तो आप कहोगे सर जीडीपी का और उसके फॉरेन ट्रेड का रेशियो निकालना चाहिए। यानी इस तरीके से उसका फॉरेन ट्रेड कितना, जीडीपी कितनी है और फॉरेन ट्रेड कितना है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना, जीडीपी कितनी, बात वही है सर।
चलिए दोस्त, तो कितना है ये बात समझ में आएगा। लिबरलाइजेशन से कितना इजीली एफडीआई आता है, लिबरलाइजेशन से नहीं, ग्लोबलाइजेशन से। लिबरलाइजेशन तो सिर्फ हमारे लाइसेंस से रिलेट करता है, फॉरेन की बात जब भी होगी, इन्वेस्टमेंट एफडीआई फॉरेन हुआ ना, तो वह ग्लोबलाइजेशन होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं भाई, हमारे देश में देखो एक नई एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हर देश में होती है, मैं आपको समझाऊं। देखो, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मतलब यह है कि उस देश की एक ऐसी पॉलिसी जिसमें आप ये कह सकते हो कि सर एक ऐसे रूल्स होते हैं जिससे कि हम अपने फॉरेन को मैनेज करते हैं। चलो देखना भाई, अब हमारे देश में क्या है सर, एक, हम कितने ओपन है अब इसके लिए देखो, अब हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए एक पॉलिसी होती है, एक टर्म है जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, यानी विदेशी व्यापार नीति। अब मुझे एक बात बताओ, विदेशी व्यापार नीति जो होती है, ये जो विदेशी व्यापार करने से रिलेटेड नीति है, कौन से मंत्रालय के द्वारा बनाई जाती है मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी किस मंत्रालय के द्वारा होती है। इट अनाउंस्ड बाई, कौन सा मंत्रालय होगा इसके लिए बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। भाई मैंने आपको बताया था विदेशी व्यापार कौन से मंत्रालय में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। दूसरी बात, जो हमारा विदेशी व्यापार है उसकी नीति है, इट ड्यूरेशन जो होती है वो जनरली 5 years की होती है, यानी एक बार पॉलिसी लाई जाती है वो 5 साल की होती है, फिर 5 साल बाद फिर चेंज करते हैं, फिर नई पॉलिसी बनाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री लाते हैं, 5 साल के लिए लाते हैं। इसमें क्या बताते हैं, यानी आप कहोगे सर विदेशी व्यापार के नियम की बात होती है पॉलिसी में, इट इज ए सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस। भाई इसमें हमारी गाइडलाइंस होती है, हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस टू मैनेज, instructions to manage the foreign trade of country। ये देश के विदेशी व्यापार के प्रबंधन से संबंधित दिशा निर्देश शो का समूह है, या का ब्यूरो है, कि भाई हमें किस तरह से अपना विदेशी व्यापार मैनेज करना है, इसे बोला जाता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। बात समझ पा रहे हो, क्यों? क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है।
न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो आई है वो कब आई है? दो हजार तेईस का नाम है। अब ये जो 2023 है इसका नाम चलिए, तो इसका मतलब ये क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2028 तक रहेगा। अब की बार हमने ये डिसाइड करा है टिल 2030, 2030 तक हमें इस पॉलिसी के माध्यम से इंडिया का फॉरेन ट्रेड ट्रेड $2 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन का इंडिया का फॉरेन ट्रेड होना चाहिए। $2 ट्रिलियन का इंडिया का फॉरेन ट्रेड होना चाहिए। जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है वो कितना होना चाहिए? $2 ट्रिलियन का होना चाहिए। चलिए भाई, $2 ट्रिलियन का 2030 तक पहुंचाना है। यानी इसमें $1 ट्रिलियन का गुड्स और गुड्स का डॉलर, गुड्स फॉरेन ट्रेड यानी वस्तुओं का, और $1 ट्रिलियन सर्विसेज से होना चाहिए। $1 ट्रिलियन का गुड्स का फॉरेन ट्रेड और $1 ट्रिलियन का सर्विसेज का फॉरेन ट्रेड लगभग इसमें होगा। ये हमने लक्ष्य रखा है, इसे नोट कर लीजिए एक बार। अच्छा, एक बात और कही है सरकार ने, अब मेरी बात समझना। सरकार ये भी चाहती है कि यूज हो, टू प्रमोट यूज ऑफ इंडियन करेंसी इन क्रॉस बॉर्डर। यानी जब हम किसी दूसरे देश से व्यापार करें, विदेशी व्यापार में, विदेशी व्यापार लेन देन में भुगतान
में भारतीय रुपये को बढ़ावा देना, कि इंडियन रुपी प्रमोट करना, डॉलर पे डिपेंडेंसी कम करना। तो इसको प्रमोट करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया है सरकार द्वारा कि हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। मैं अभी एक बार आपको बताता हूं भाई, चलिए। इसके अलावा और क्या क्या है सरकार ने यह भी कहा है, देखो इसके अंदर, यानी आप ये कह सकते हो रुपी को ग्लोबल करेंसी बनाना है। चार टाउन बनाने हैं, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए टाउन ऑफ एक्सपोर्ट्स एक्सीलेंस, और टाउन ऑफ एक्सपोर्ट्स एक्सीलेंस। जो एक्सपोर्ट्स एक्सीलेंस है, यानी एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए 4 टाउन ऑफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस बनाने हैं, यह सरकार ने कहा है। चलिए, नोट कर लीजिए भाई, एक बार सारे पॉइंट डन है यहां तक, एक बार कमेंट कर दीजिए। एक ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर कोई भी एक्सपोर्ट्स वगैरह करना चाहता है, तो फॉरेन ट्रेड से रिलेट अगर उसको कोई भी लेन देन करना है, तो उसके लिए ऑनलाइन रहेगा, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए। चलिए, अच्छा, इससे पहले वाली कब आई थी? जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी वो 2015 में आई थी। तो कोरोना के कारण रुक गई थी, तो ये लागू रही थी 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020, 5 साल के लिए होते हैं ना। और इसमें यह टारगेट था टिल 2020 जो टारगेटेड एक्सपोर्ट था 2020 तक, वो $900 बिलियन था, कि हमें $900 बिलियन का करना। अभी इस बार कितना है? 2 ट्रिलियन डॉलर का है, 900। लेकिन बाद में टारगेट ईयर चेंज टू 2023 ड्यू टू कोरोना। क्योंकि कोविड आ गया था, व्यापार रुक गया था, तो सरकार ने कहा अब हम इसे 2030 तक 23 तक पूरा करेंगे। लेकिन ये हो नहीं पाया था पूरा। लेकिन याद रखना इस बात को, यानी होती 5 साल की है, ये बात ध्यान में रखनी है। तो पहले क्या था कि हमारा जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, उसको 2030 तक इंडियाज एक्सपोर्ट, इसको $2 ट्रिलियन करना है, जिसमें $1 ट्रिलियन गुड्स का और $1 ट्रिलियन सर्विसेज का होगा।
डन का कमेंट करिए भाई जल्दी से। मैंने आपको बहुत सारी नई चीजें बताई हैं और ये नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। अब देखो ये वाला था, ये पुराना वाला थोड़ा सा। चलिए भाई, बहुत बढ़िया समझ में आ रहा। मैं एक बात और समझाता हूं, एक बात और। अब देखो, जब हम कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, तो उस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में हम सिर्फ जो वस्तुओं का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, अभी कल भी क्लास इसी टॉपिक पे होगी, मस्त। जब हम सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं गुड्स और सर्विस का, आज की आखिरी स्लाइड है ये, बहुत ध्यान से सुनना। देखो मैं आपको आगे बताऊंगा, वैसे कल बताऊंगा, अभी नहीं समझाऊंगा, ध्यान सुनना। एक टर्म होती है बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। एक होता है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा ना, क्योंकि आपको पता है। देखो, जब मैं कहता हूं बैलेंस ऑफ ट्रेड, जब सिर्फ गुड्स का, ओनली गुड्स, सिर्फ वस्तु का, जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और इंपोर्ट कर रहे हो, सिर्फ गुड्स का, ठीक है। अभी हो सकता है मॉर्निंग कर दूं मैं, आने वाले मंडे से मैंने कहा था टाइम, अभी मंडे का वेट करते हैं। और जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालते हो, उसमें गुड्स भी लेते हो, सर्विस भी लेते हो, यानी विदेशों से होने वाले सभी प्रकार के लेन देन। मेरी एक बात समझना, अभी अभी बात थोड़ी समझ में आएगी। मैं आपसे कह रहा हूं जिसमें आप सभी प्रकार के विदेशी लेन देन, क्योंकि विदेशों से तो इन्वेस्टमेंट भी होता है, विदेशों से उधार भी आता है, विदेशों से सर्विस भी होती है, सारे लेन देन का रिकॉर्ड करोगे तो उसे बीओपी कहोगे। ऑल याद रखिएगा। और सिर्फ गुड्स का रिकॉर्ड करोगे, सर्विस नहीं करोगे, आप उसके अंदर बाकी चीजें इंक्लूड नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का करोगे, तो उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो आज मैं आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ाने वाला हूं। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत अच्छे से समझना बात आप, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैंने जो कहा बस उसको ध्यान में रखना। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है इट इज ए सिस्टेमेटिक रिकॉर्ड, यानी हम हर साल एक रिकॉर्ड करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स ओनली, सिर्फ उन चीजों का जिन्हें देख सकते हो। गुड्स का मतलब ही विजिबल होता है, क्योंकि सर्विस इनविजिबल होती है। अब देखो, किसी भी देश के अंदर अगर हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, सिर्फ उन चीजों का जो विजिबल होती है। अब किसी देश में अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर है तो वो बैलेंस्ड हुआ, कोई सरप्लस कोई डेफिसिट, इंडिया के अंदर जो है वो डेफिसिट होता है।
इंडिया जो है एक्सपोर्ट भी करता, इंपोर्ट भी करता, और ये बात मैं लिखवा भी चुका हूं, इंडिया जो है उसका नेगेटिव में आता है। एक बार इसे नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना रखूंगा। अब प्रैक्टिस कराऊंगा इस स्लाइड के बाद कि जब बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्ड आएगा ना, चलिए दोस्त, तो बाकी बात करेंगे हम सिर्फ इसके बारे में। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, बहुत ध्यान से। 1991 में भुगतान संतुलन एक संकट आया था, फिलहाल वो बात इंपॉर्टेंट नहीं है। भारतीय रुपये को विदेशी मुद्राओं के मुकाबले क्या किया गया था? याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाई हुई है सारी चीजें। 91 में भारतीय रुपये को क्या किया गया था, ये सवाल है। अब क्या कहोगे सर? डीवैल्यूड क्या किया था? डेप्रिशिएट नहीं किया गया था, डीवैल्यूड क्या किया था? एक सेकेंड भाई। एक मिनट दीजिए भाई, क्वेश्चंस क्योंकि बहुत सारे हैं इस फाइल में। निम्नलिखित में बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या लिया जाता है?
चलिए कोई बात नहीं, हम देखेंगे। तो आपने कहा सिर्फ गुड्स, क्योंकि जब भी टर्म ट्रेड आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो ओनली गुड्स होता है, क्योंकि आपने बताया बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स को लिया जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब सिर्फ गुड्स को लेना है। रुपए की परिवर्तनीयता का क्या मतलब होता है? रुपए की परिवर्तनीयता का क्या मतलब होता है? तो आप कहोगे सर ये परमिशन वाली जो बात है ना, इससे देखो ना क्वेश्चन कितने आए हुए एग्जाम में। ये सब अलग अलग एग्जाम में आते हैं और इनको इसी प्रकार से पढ़ना। चलिए, ओनली विजिबल, क्योंकि गुड्स का मतलब ओनली विजिबल होता है, क्योंकि गुड्स का मतलब ओनली विजिबल होता है। बेहद सस्ती क्यों बनाई जाती है? चलिए भाई, तो टू गेट ए कॉम्पिटिटर आउट ऑफ बिजनेस, बहुत सस्ता अपना के इसलिए किया जाता है। चलिए देखो,
कोटा जो होता है ना वो उसकी फिजिकल क्वांटिटी, ये टैरिफ है, ये तो बढ़ावा देता है। देखो ये तो गलत है क्योंकि ग्रांट देने से तो बढ़ावा मिलता है। तो टैरिफ जो होता है वो होता है, मैंने क्या कहता, प्राइस हाई करता है। देखो फिजिकल क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटी भौतिक मात्रा है ना वो कोटे से होती है, बैन होता है कोटे के द्वारा। टैरिफ के द्वारा शुरू क्या होता है, प्राइस हाई होते हैं। टैरिफ से प्राइस हाई होते हैं, फिजिकली बैन नहीं होता भाई, आ तो प्राइस इंक्रीज होते हैं इससे, इस कारण वो रिड्यूस होता है। तो इसका मतलब यही होता है। दृश्य मद का क्या मतलब है, विजिबल गुड्स का मतलब क्या है? चलिए भाई, तो जो गुड्स होता है उसी को विजिबल आइटम कहते हैं, गुड्स को विजिबल आइटम कहते हैं। भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता किसमें है, अभी आपको मैंने नहीं समझाया, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। तो इसका मतलब करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल में आपको याद होगा पार्शियल है, मैंने कल बताया था इसमें पार्शियल है, और फुल जो है वो करंट अकाउंट में, वो आपको आगे बताऊंगा। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को लेकर कौन सी कमेटी बनी थी, ये कुछ नहीं है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी जो आपने कहा पार्शियल बनी, ये जनरली तौर पर किस कमेटी ने कहा था?
तो आपने कहा वो थी तारापोर कमेटी। एक एक क्वेश्चन कर पा रहे ना भाई? कोई देश की इकोनॉमी ओपन है कितनी, इसको कैसे माप सकते हो? चलिए भाई, एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट डिवाइड बाई जीडीपी यानी कितनी जीडीपी है? बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है अपने आप? आपने कहा ये सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। चलिए भाई, तो ये आपको याद रखना है। पॉइंट होपफुली क्लियर होंगे सारे, और लगभग मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी। कल इस टॉपिक को फिनिश करेंगे और कल आपको बाकी समझ में आएगा। मजा आ रहा है या नहीं, एक बार यस कह दो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।